नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम पंजाब की उस विनाशकारी बाढ़ पर गहराई से बात करने वाले हैं जो अगस्त 2025 में आई थी, मतलब जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं वो निकालें कि भाई हुआ क्या था, क्यों हुआ, असर क्या रहा और सबसे ज़रूरी आगे के लिए क्या सबक हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ आप कह सकती हैं एक कुदरती आफत नहीं थी। हाँ, बारिश तो जबरदस्त हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा विश्लेषण दिखा रहा है, इसमें पानी के मैनेजमेंट के जो पुराने मुद्दे हैं वो हैं, फिर शहरों का जैसे बेतरतीब फैलाव हुआ है वो है, और कुछ हद तक पॉलिसी से जुड़े सवाल भी हैं। तो चलिए इन्हीं सब पर एक एक करके बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। अगस्त 2025, पंजाब और भारी मॉनसून, ये तो बेसलाइन है। हाँ, और ये कोई मामूली बाढ़ नहीं थी। सतलुज, ब्यास, रावी, ये जो बड़ी नदियां हैं पंजाब की, इनमें पानी का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा था। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि 1988 के बाद ये सबसे भयानक बाढ़ थी। बाप रे, 1988 के बाद? आंकड़े भी कुछ ऐसे ही बताते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 23 जिले सीधे प्रभावित हुए और 1400 से ज्यादा गांव। सोचिए जरा। हाँ, और करीब 3,87,000 लोग, मतलब 3.25 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। और सबसे दुखद तो ये है कि 46 जानें भी गईं इसमें। ये नंबर ही बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर थी। यकीनन। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? पहली वजह तो जाहिर है बहुत ज्यादा बारिश। बिल्कुल, इस साल का मॉनसून असाधारण था। मतलब सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई, और ये सिर्फ मैदानी इलाकों की बात नहीं है। जो विश्लेषण है वो बताता है कि हिमाचल में, मतलब पहाड़ों में जो भारी बारिश हुई, उसने नदियों में पानी का बहाव कई गुना बढ़ा दिया। सतलुज, ब्यास, रावी, यहाँ तक कि घग्गर सब उफान पर थीं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, क्या ये सिर्फ बारिश ही थी? कुछ स्रोत तो पानी के मैनेजमेंट पर भी उंगली उठा रहे हैं, खासकर बांधों को लेकर। ये थोड़ा पेचीदा मामला लगता है। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है, और इस पर काफी बहस भी हुई है। मतलब जानकारी ये कहती है कि कई किसान संगठन थे, कुछ एक्सपर्ट्स भी थे, जिन्होंने ये आरोप लगाया कि जो बड़े बांध हैं, जैसे भाखड़ा नांगल है, पौंग है, वहां से पानी टाइम पर और धीरे धीरे नहीं छोड़ा गया। उनका तर्क ये था कि अगर निकासी पहले से प्लान करके कंट्रोल तरीके से होती, तो शायद ये जो बाढ़ की भयावहता थी वो कुछ कम हो सकती थी। अच्छा, मतलब ये एक आरोप है, इस पर सहमति नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये एक आरोप है और इस पर, जैसा कि स्रोतों में भी जिक्र है, अलग अलग मत है, इस पर बहस चल रही है। ठीक है, तो बांधों के मैनेजमेंट पर सवाल उठे। इसके अलावा नहरें और जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी क्या हालत थी? क्या उसने भी रोल प्ले किया? हाँ बिल्कुल, पंजाब में नहरों का जाल तो बहुत बड़ा है, पर विश्लेषण ये बताता है कि कई सालों से उनकी ना तो ठीक से सफाई हुई थी, ना मरम्मत। तो हुआ ये कि बहुत सारी नहरें और जो ड्रेनेज चैनल थे वो गाद से, सिल्ट से भर गए थे। मतलब उनकी पानी ले जाने की क्षमता कम हो गई थी। बिल्कुल, बहुत कम हो गई थी। तो जब नदियों से एक्स्ट्रा पानी उनमें आया तो वो संभाल ही नहीं पाए। नतीजा, पानी आसपास के खेतों में, गांवों में फैल गया। और फिर ये शहरीकरण वाला एंगल, ये तो आजकल हर जगह सुनने में आता है, अनियोजित विकास। इसने भी हालात को बदतर बनाने में, कह सकते हैं, काफी योगदान दिया। शहरों का जैसे फैलाव हुआ बेतरतीब ढंग से, उसने पानी के जो कुदरती रास्ते थे, जैसे पुराने जमाने के नाले होते थे या जमीन जो पानी सोख लेती थी, वो सब रास्ते बंद कर दिए। हाँ, सब जगह कंक्रीट ही कंक्रीट। बिल्कुल, कंक्रीट फैल गया तो पानी जमीन में जा नहीं पाता, सड़कों पर जमा होता है। और तो और नदियों के किनारे जो फ्लड प्लेन होते हैं, मतलब वो जगह जो कुदरती तौर पर बाढ़ के पानी को फैलने देती है, वहां भी कंस्ट्रक्शन हो गया। इससे पानी का जो स्वाभाविक बहाव था वो रुक गया। तो ये साफ है कि ये सिर्फ बारिश का नतीजा नहीं था, इसमें सालों की अनदेखी भी शामिल है। चाहे वो नहरों की सफाई हो, बांधों का मैनेजमेंट हो, और साथ में ये अनियोजित शहरीकरण। अब जरा इसके असर पर आते हैं। ये सिर्फ पानी भरना नहीं था, इंसानी त्रासदी बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, जैसा हमने अभी आंकड़ों में देखा, लाखों लोग बेघर हुए, उन्हें रिलीफ कैंपों में जाना पड़ा। आप सोचिए, अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़ना पड़ा। ये अपने आप में बहुत भयानक होता है। और ऊपर से जब पानी उतरा तो बीमारियों का खतरा। पानी इतना गंदा हो गया था कि हैजा, टाइफॉइड, डेंगू, ये सब जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं,
उनका डर बहुत बढ़ गया। पीने के साफ पानी की भी किल्लत हुई होगी। जाहिर है, पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल हो गया। और स्कूलों का क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई? हाँ, ये भी एक बड़ी चिंता थी। कई जिलों में स्कूल हफ्तों बंद रखने पड़े। इससे बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना भी आसान नहीं है। अब आते हैं आर्थिक चोट पर। पंजाब तो कृषि प्रधान राज्य है, किसानों पर तो बहुत भारी पड़ी होगी ये बाढ़। हाँ, ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त झटका था। विश्लेषण के मुताबिक 1,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, उस पर लगी धान, गन्ना, सब्जियां, ये फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। किसानों की महीनों की मेहनत, लागत सब पानी में। और जानवरों का क्या हुआ? पशुधन का नुकसान, वो भी तो अहम हिस्सा है कमाई का। हाँ, पशुधन का भी बहुत भारी नुकसान हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2.25 लाख से ज्यादा तो बड़े जानवर, मतलब गाय भैंसें, और करीब 5.25 लाख पोल्ट्री यानी मुर्गे मुर्गियां, वो इस बाढ़ की चपेट में आए। ये किसानों के लिए डबल मार थी। फसल भी गई, जानवर भी गए। कुल नुकसान का कोई अंदाजा है? शुरुआती अनुमान जो सामने आए वो बताते हैं कि राज्य को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। इसका सीधा असर पड़ा खेती पर, पशुपालन पर, और जो छोटे मोटे उद्योग हैं, MSMEs, जो खेती से जुड़े हैं, उन पर भी। इतनी बड़ी तबाही तो सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? बचाव और राहत के काम कैसे चले? जानकारी के हिसाब से पंजाब सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर काफी बड़े लेवल पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाया। ये चुनौती बहुत बड़ी थी। NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उनकी 24 टीमें लगाई गईं। सेना के 24 कॉलम थे और 30 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी बचाव और राहत के काम में जुटे थे। और जो लोग प्रभावित हुए थे, बेघर हो गए थे, उन तक सीधी मदद कैसे पहुंची? उनके लिए 219 रिलीफ कैंप बनाए गए थे। इन कैंपों में 6,000 से ज्यादा लोगों को पनाह मिली, खाना मिला, जरूरी मेडिकल मदद भी दी गई। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगता है कि प्रधानमंत्री ने खुद 9 सितंबर 2025 को बाढ़ वाले इलाकों का हवाई सर्वे किया। इससे राहत के कामों में और तेजी आई। हैंडल किया, इन सब पर तीखी बहस छिड़ गई। विश्लेषण में ये बात साफ है कि कई किसान संगठनों ने इसे इंसानों की गलती से हुई तबाही कहा, मैन मेड डिजास्टर। उन्होंने खास तौर पर ये जो बांधों से पानी छोड़ने का तरीका था, उस पर सवाल उठाए, सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और न्यायिक जांच की मांग भी की। और राजनीतिक दलों ने क्या कहा? अलग अलग पार्टियों ने अपनी मांगें रखी। जैसे शिरोमणि अकाली दल है, उन्होंने कहा कि किसानों के सारे कर्जे माफ हों और उन्हें 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिले। लेकिन एक और चीज जो देखने वाली है वो ये कि कई सामाजिक संगठन, NGOs और खासकर गुरुद्वारों ने उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की मदद में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है। हाँ, उन्होंने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया, लोगों तक खाना, कपड़े, दवाइयाँ, जरूरी सामान पहुंचाया। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में समाज कैसे एक साथ आता है। सही बात है। अच्छा, ये तो हो गई फौरी राहत और प्रतिक्रियाओं की बात। लेकिन आगे के लिए क्या सोचा गया है? भविष्य में ऐसी तबाही ना हो, इसके लिए क्या सुझाव सुझाए गए? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि आगे के लिए ठोस सुझाव भी देता है। पहला और सबसे जरूरी सुझाव है नदियों और नहरों की नियमित ड्रेजिंग, मतलब उनकी तलहटी से गाद निकालना, सफाई करना, ताकि उनकी पानी को होल्ड करने की और बहाकर ले जाने की जो क्षमता है वो बढ़े। और ये जो बांधों से पानी छोड़ने पर विवाद था, उसके लिए क्या सुझाव है? उसके लिए एक ज्यादा वैज्ञानिक और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने पर जोर दिया गया है। एक ऐसी पॉलिसी जिससे ये तय हो कि पानी कब, कितना, कैसे छोड़ा जाए, ताकि एकदम से ज्यादा पानी छोड़ने की नौबत ना आए। और साथ ही एक मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब खतरे की पहले से सूचना देने वाला सिस्टम। हाँ, ताकि लोगों को वक्त मिल सके। बिल्कुल। ताकि बाढ़ आने से पहले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा सके। और शहरों का क्या, जहां पानी बढ़ने की समस्या है? शहरों में जो ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी निकासी का सिस्टम, उसे बड़े पैमाने पर सुधारने की जरूरत बताई गई है। नालों की सफाई हो, नए और बड़े नाले बने, और साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को जमा करने को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, ताकि पानी बहकर बर्बाद न हो। बिल्कुल, वो जमीन में जाए या उसे कहीं स्टोर किया जा सके। किसानों के लिए भी कुछ सोचा गया है उनके नुकसान की भरपाई के लिए? उनके लिए फसल बीमा को अनिवार्य यानी कंपल्सरी बनाने का सुझाव है, ताकि अगर फसल बर्बाद हो तो उन्हें कुछ मुआवजा मिल सके।
और साथ ही ऐसी फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने की बात है जो बाढ़ जैसी स्थितियों को बेहतर झेल सकें, फ्लड रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ये समाधान तो जरूरी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बाढ़ का असर अभी काफी लंबे समय तक रहेगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और इन दूरगामी परिणामों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आर्थिक असर देखें तो किसानों पर कर्ज का बोझ और बढ़ सकता है। फसलें गईं, जानवर गए, इससे पूरे ग्रामीण इलाके की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा सकती है। और पंजाब क्योंकि देश का अन्न भंडार माना जाता है, तो क्या इसका असर पूरे देश पर खाने पीने की चीजों की सप्लाई और कीमतों पर पड़ सकता है? ये बहुत अहम मुद्दा है। पंजाब में धान, गन्ना, सब्जियां, इन जरूरी फसलों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो जाहिर है देश में इनकी सप्लाई पर असर पड़ सकता है और हो सकता है कि कीमतें भी बढ़ें। दूसरी तरफ जो राहत और पुनर्वास पर इतना भारी खर्च होगा, उससे राज्य सरकार के खजाने पर भी दबाव पड़ेगा। हो सकता है दूसरी विकास योजनाओं पर असर पड़े, और जो छोटे उद्योग खेती पर निर्भर है उन्हें भी कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हुई आर्थिक बात, लेकिन सामाजिक और मानवीय स्तर पर लंबे समय में क्या चुनौतियां दिख रही हैं? देखिए, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, उनके लिए जो मानसिक आघात है, जो ट्रॉमा है, उससे उभरना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसमें वक्त लगेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ परिवार जिनका सब कुछ छिन गया, वो शायद कभी अपने गांव लौटे ही ना। अच्छा, मतलब पलायन बढ़ सकता है। हाँ, इससे गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ सकता है, जिससे शहरों पर और दबाव बढ़ेगा। और जैसा हमने पहले कहा, पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा भी लंबे समय तक बना रह सकता है। और पर्यावरण का क्या? जमीन, पानी, जंगल, इन पर क्या असर पड़ा होगा? पर्यावरण पर भी गहरा और लंबा असर पड़ेगा। बाढ़ के तेज बहाव से खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह गई है, सॉइल इरोजन। इससे जमीन की फर्टिलिटी कम होगी, पैदावार घटेगी। फिर बाढ़ का पानी अपने साथ न जाने कितना कचरा, फैक्ट्रियों के केमिकल्स और दूसरे प्रदूषक बहा कर ले गया है दूर दूर तक। इससे जमीन और पानी दोनों प्रदूषित हुए हैं, और जंगली जानवरों के जो ठिकाने थे, उनके हैबिटेट, वो भी उजड़ गए। इससे बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये सारे दूरगामी नतीजे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब शायद पॉलिसी लेवल पर बड़े बदलाव की जरूरत महसूस होगी। निश्चित तौर पर ये विश्लेषण इस बाढ़ को एक वेकअप कॉल की तरह देखता है, एक बड़ी चेतावनी। ये घटना सरकार को मजबूर करेगी कि वो पानी के मैनेजमेंट से जुड़ी अपनी नीतियों पर दोबारा सोचे, खासकर बांधों का संचालन, नदियों की देखभाल। अब ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा वैज्ञानिक समाधानों पर जोर देना होगा। इसी तरह जो डिजास्टर मैनेजमेंट की नीतियां हैं, उन्हें भी बदलना होगा, चाहे वो वार्निंग सिस्टम हो, राहत योजनाएं हो, या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो भविष्य में ऐसी आपदाएं झेल सके। खेती से जुड़ी नीतियों में भी बदलाव की जरूरत होगी, जैसे फसल बीमा को और आसान बनाना। कुल मिलाकर ये घटना दिखाती है कि कैसे बदलता हुआ मौसम, मतलब क्लाइमेट चेंज, और हमारी अपनी नीतियां जो शायद उतनी कारगर नहीं है, वो मिलकर किसी कुदरती आफत को कितना भयानक बना सकती हैं। तो जैसा हमने इस पूरी चर्चा में समझा, पंजाब की 2025 की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये बहुत ज्यादा बारिश, पानी के मैनेजमेंट के सालों पुराने मुद्दे, शहरों का बेतरतीब विकास और पॉलिसी पर जो बहसें चल रही थीं, उन सब का एक मिला जुला एक जटिल नतीजा थी। और इसके असर बहुत गहरे हैं, लोगों की जिंदगी पर, अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर, और ये निशान शायद सालों तक दिखेंगे। हाँ, और ये भी साफ है कि जो समाधान सुझाए जा रहे हैं उन्हें भी उतना ही व्यापक होना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज ठीक करने से बात नहीं बनेगी। नदियों की सफाई से लेकर बांधों के वैज्ञानिक प्रबंधन तक, शहरों की बेहतर प्लानिंग से लेकर ऐसी खेती तक जो इन आपदाओं को झेल सके। भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचना है तो हमें सिर्फ रिएक्शन मोड में नहीं रहना होगा, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। पहले से तैयारी, रोकथाम पर जोर देना होगा, एक होलिस्टिक, एक टिकाऊ नजरिया अपनाना होगा। ये पूरी चर्चा एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, जो इन स्रोतों के विश्लेषण से भी उभरता है, कि हम ये जो विकास की दौड़ में हैं और जो पर्यावरण की सुरक्षा है, इसके बीच संतुलन कैसे बनाएं। ये चुनौती और बड़ी हो जाती है जब क्लाइमेट चेंज का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्या हम तरक्की का कोई ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो टिकाऊ भी हो और हमें आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत भी बनाए? इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।